हम जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 का काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? काले काले रबड़ के जैसा एक पदार्थ होता है, पेड़ की छाल से दूध लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। कभी जीवित होता है वो। पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रिकोष्ठ हैं। प्रिकोष्ठ माने चैम्बर। इसमें से मैं आपको इस चैप्टर से 100 सवाल के आसपास अति लघु सवाल बनवाऊंगा। उन सवालों को भी आप नोट करते जाएं और आपको चैप्टर भी क्लियर होगा और सवाल बन जाएंगे। पहला सवाल बनेगा, कॉर्क की पतली काट के अवलोकन में रॉबर्ट हुक ने क्या पाया? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कितने की? फिर का सवाल बनता है, संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखती है। कोशिका के प्रकोष्ठ की आकृति कैसे दिखाई देती है? तो मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई देती है। कॉर्क किससे पदार्थ? एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। कभी ये जीवित कोशिका थी, मृत कोशिका हो जाती है जब कॉर्क बनाया जाता है। तो ये तीसरा सवाल हुआ, कॉर्क नाम का पदार्थ किससे प्राप्त होता है? वृक्ष की छाल से। हुक ने इसे कैसे देखा था? चौथा सवाल, 16 हुक ने इसे स्वनिर्मित अपनी बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से देखा था। पांचवा सवाल, सेल या कोशिका का अर्थ क्या है? छोटा कमरा। ये तो 5 सवाल हो गए, नोट कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। ये आपको घटना छोटी लगेगी, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना हुई। बाद में अलग ही अलग इसके बारे में व्याख्या प्राप्त होती है। और हम जितने भी सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं, सबसे पहले हमें कोशिका नामक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है, तभी हम और बायोलॉजी के बारे में पता कर पाएंगे। सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। एकक माने एक तरह समझ लें, यूनिट कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका मतलब हो गया पार्ट। इससे जैसे रूम है, आपके अलग अलग रूम हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, जॉइंट फैमिली, उसमें अलग अलग रूम हैं, चैम्बर्स हैं। तो वो एकक जो होते हैं, वो यूनिट जो होते हैं, अलग अलग सजीवों में होते हैं, इन्हें कोशिका कहते हैं। सजीव किससे बने होते हैं? प्याज का छोटा टुकड़ा लो, इन्होंने सिंपल करा है। इसमें ज़रा कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। जल्दी थोड़ा स्लाइड कर दो। एक बूंद सैफ्रामाइन की डालो, इसे कवर स्लिप से ढक दो। सवाल पूछा जाता है, स्लाइड बनाने के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? स्लाइड बनाने के लिए इस पर एक बूंद सैफ्रामाइन का डाला जाता है, जो कोशिका के पार्ट को कोशिका पार्ट को, कोशिका उनको तो बाद में दूसरा देखिए दिखाता है। छठा सवाल बन गया, स्लाइड पर किस लिक्विड का या किस द्रव का या किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है कोशिका को देखने के लिए? सैफ्रामाइन। प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड। अस्थायी का मतलब होता है जो परमानेंट ना हो, टेम्परेरी हो। ठीक है, स्थायी परमानेंट मजबूत जो रहे, अस्थायी जो ख़त्म हो जाती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, इसे बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पहले 10th क्लास में था, यूपी बोर्ड में कभी अब नहीं है। अब आप 11th-12 में पढ़ोगे, इसके 12th में साइंस साइड लोगे, तो ये ऐसा लेंस होता है जिसमें डबल लेंस का इस्तेमाल करके कि इस तरह की आकृति को कंपाउंड माइक्रोस्कोप देते हैं। क्या बताऊँ मैं, 2 लेंस का इस्तेमाल करके काफ़ी छोटी आकृति देखी जाती है। 6-7 सवाल हो चुके हैं अब तक। अगला आते हैं, आपने जो संरचना सुविधा देखी उसमें कैसा होता है? प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं जो प्रैक्टिकल द्वारा देखी गई, उसमें 2 चीज़ें प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुआ? नहीं, एक छत्ते की तरह आकृति, मधुमक्खी चक्कर हेक्सागोनल होता है, 6 साइड वाला होता है, षट्भुज, और उसमें एक केंद्रक प्राप्त होता है। सेंटर होता है, केंद्रक कहते हैं।
और कोशिकाएं कहाँ, इन चैम्बर को। विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों में स्थायी स्लाइड बनाएंगे। क्या हम क्या देखते हैं, एक स्वान संरचना देखते हैं तो नहीं है। संरचना क्या है, ये संरचना एक जैसी दिखाई देती हैं, सभी मिलकर एक बड़ी संरचना शल्ककंद बनाती हैं। शल्ककंद क्या हो गया, जो प्याज की परत आप उखाड़ते हो छीलते हो उसे शल्ककंद कहते हैं। वो काय से मिलकर बनती हैं, सारी कोशिकाओं से। जो ऊपर की एक परत है वो शल्ककंद बनती है, जैसे प्याज। हमने अलग अलग प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा, लेकिन रचनाएं एक दिखाई दी। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं, प्याज बड़ा हो या छोटा हो ऐसा नहीं होगा। बड़ा होगा तो कोशिका बड़ी हो जाएगी, छोटा है तो कोशिका छोटी हो जाएगी। कोशिका बड़े में ज़्यादा होगी, छोटे में कम होंगी, लेकिन कोशिका का साइज एक सही होगा लगभग। शल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। ये प्याज में नहीं, सभी जिंदगी आती है। कुछ जीव एक कोशिकी होते हैं, जिन्हें अमीबा पैरामीशियम पढ़ेंगे। आवर्धक लेंस, एक लेंस का नाम आया। आवर्धक लेंस क्या होता है, आवर्धक लेंस वो लेंस होता है जिसके द्वारा वस्तु को बड़ा करके दिखाया जाता है। आवर्धक को इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मतलब आवर्धन, आवर्धित करना, बड़ा करना। ये पता चला है कि मात्र कोशिका स्वयं में संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया हो सकते हैं। एक कोशिकीय जीव भी मिलते हैं जिनका जीवन एक कोशिका होता है। एक कोशिकीय जीवन को नाम दो। सवाल हो सकता है, 8वां सवाल समझ लो, 9वां या 8वां सवाल नंबर आप नोट करते हैं, मुझे गलती हो सकती है। एक कोशिकीय प्राणियों के उदाहरण दें। अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, इंग्लिश में माइडो होता है, हिंदी में मिडो वो लिखा है, मैं इंग्लिश के थोड़ा सा हिसाब से बोल रहा हूँ। पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया, इन सजीव को एक कोशिका कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका मंदिर होकर विद्यार्थियों को संपर्क करते होते विभिन्न अंगों निर्माण करती हैं। फंजई, कवक, पादप तथा जंतु, ये बहुकोशिकीय प्राणी हैं। कौन से प्राणी हैं, बहुकोशिक। ध्यान रखना, सवाल पूछा जाता है फंजई या कवक। इंग्लिश में फंजई, इंग्लिश में नाम है फंजई, हिंदी में कहते हैं कवक। फफूंदी उर्दू में फफूंदी कहते हैं, कवक का एक टाइप भी है। कवक, फफूंदी, फंजई कैसे प्राणी है, बहुकोशिक। कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि फफूंदी को भी एक कोशिक प्राणी लिखे जाते हैं। प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिका से ही बना है। कोशिकाएं बन बन के ही बढ़ती गई हैं, तभी वो बहुकोशिक जीवन है। शुरुआत में आपका जीवन, मेरा जीवन, सबका जीवन एक कोशिका ही था। कैसे था, आगे चैप्टर बताएंगे। सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, 10वां सवाल समझिए। सभी कोशिकाएं कौन सी कोशिका से मिलती हैं। सभी कोशिकाएं एक कोशिका और अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। जवाब हो गए, नोट करते हैं कॉपी में। कोशिका तंत्र के लिए रॉबर्ट ने 16 पहले पता लगा था। कुछ कोशिका कार की पतली कट्टी में अनगर सूक्ष्मदर्शी था देखा। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले 19 सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। कह सकते हैं आप, ल्यूवेनहॉक ने स्वतंत्र रूप से अलग बिल्कुल एक कोशिका उसे कहते हैं तालाब के जल में। अमीबा, पैरामीशियम सब पाए जाते हैं तालाब के जल में। जीवित कोशिकाओं का पता किसने लगाया, उसने तो मृत कोशिका का पता लगाया था। किसने, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जो पता लगाया था वो कॉर्क थी, और कॉर्क मृत कोशिका थी। कोशिका का पता लगाया, मृत कोशिका या कोशिका। जीवित कोशिका का जो पता लगाया है वो ल्यूवेनहॉक ने लगाया तालाब के जल में। 1831 कोशिका में केंद्र का पता लगाया रॉबर्ट ब्राउन ने। उन्होंने कहा केंद्र होता है। जे पूरा केंद्र ने 1815 कोशिका में सिर्फ तरल जैविक पदार्थ का जीव द्रव्य नाम दिया, जो अभी जैविक पदार्थ पढ़ा हुआ मैं आगे। दो जीवन स्लीडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय बताया, कोशिका सिद्धांत बताया। इस सिद्धांत के अनुसार अब आ गया मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, 11वां सवाल। कोशिका सिद्धांत बाकी पढ़ सकते हैं कि जीवित कोशिका किसने पता लगाया, ल्यूवेनहॉक ने। ये भी 11वां पता है, इसको 12वां कह लो। कोशिका सिद्धांत के विषय में कितने बताया और क्या है। कोशिका सिद्धांत के विषय में स्लीडन और स्वान ने बताया। इनके अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने और जीवित की मूलभूत इकाई हैं। ये मूलभूत क्या मतलब होता है, मूलभूत का मतलब शुरुआत, सबसे छोटा जीवित अंग। कोशिका से छोटा जीवित अंग कोई भी नहीं है, तो ये मूलभूत हो गया, सबसे शुरुआत जीवित। आपके घर में सबसे छोटी इकाई जो है घर बनाई है तो ईंट है। जैसे ईंट
घरों की सबसे छोटी इकाई होती है, ईंट से छोटा कुछ नहीं होता। सामान्यता ऐसे मत कहना ना कंकड़ पत्थर पत्थर बजरी, वो अलग कहानी है। मैं दीवार की बात कर रहा हूँ, फाउंडेशन की। तो उसमें सबसे छोटा पार्ट अगर आप देखेंगे सिंपल जिसको अलग कर सकते हैं, वो आपके सामने ईंट होता है। इसी तरह जीवन में सबसे छोटा जीवित पदार्थ है तो उसे कोशिका कहा जाता है। आगे वृक्षों ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। उन्होंने बताया 1940 इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बहुत छोटा होता है, जो अभी हमने पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसके द्वारा सिर्फ कोशिका को देखा जाता है। लेकिन कोशिका के अंदर के अंगों को देखने के लिए, कोशिका के अंदर के अंगों को, 13वां सवाल, कोशिकांग या कोशिका के अंदर के अंग या उसको कोशिकांग कहा जाता है, देखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का सहायता ली जाती है। ठीक है, चलिए फिलहाल 13 सवाल हो गए 2 पेज में। हम पत्ती की झिल्ली, प्याज की मूलाग्र मतलब मूल जड़ मेन वाली, विभिन्न प्रकार प्याज की झिल्ली के अस्थायी स्लाइड बनाते हैं। अस्थायी समझा दिया, टेम्परेरी, स्थायी, परमानेंट, जो कि कुछ देर में नष्ट हो जाती है। अस्थायी है, कुछ देर में नष्ट होगी, स्थायी होगी तो फर्मेंट रहेगी। क्या सभी कोशिकाएं आकार संकृति दृष्टि एक जैसी चीज़ नहीं है? अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। एक ही पदार्थ की कोशिकाएं, एक ही जगह की कोशिकाएं, एक ही भाग की कोशिकाएं समान होती है, लेकिन अलग अलग भाग की, अलग अलग पार्ट्स की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। संरचना एक जैसी है नहीं। क्या पादप के विभिन्न भागों पाई जाने कोशिकाओं में अंतर है? हाँ बिल्कुल। अमीर कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है? समानता क्या दिखाई देती है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली और 3 चीज़ें दिखाई देती हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी और व्याख्या आपको इस चैप्टर में मिल जाएगी। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं। इनमें तस्वीर को देखो, जो मानव शरीर कुछ कोशिकाएं भी हैं। चिकनी पेशी कोशिका, जो हमारे मसल, जो हमारे काम करते हैं, मसल, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स जो आप बनाते हो बॉडी बनते हैं, वो चिकनी होती है। चिकनी पेशिका ज़्यादा होती है जो एक जब चलती है। इसके अंदर भी देखो केंद्र पाया जा रहा है और ये इसका जीव द्रव्य है। रुधिर कोशिकाएं, ब्लड कोशिकाएं 3 टाइप की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी थोड़ी तश्तरी की तरह प्लेट की तरह होती है, मुड़ी हुई, और डब्ल्यूबीसी अनियमित होती हैं, और प्लेटलेट्स गोल गोल होती हैं। अंडाणु बिल्कुल गोल होते हैं, सॉलिड बॉल की तरह। अस्थि कोशिका, हड्डी कोशिका इस तरह की होती है। शुक्राणु लहरदार होती है, जो आपके वीर्य होता है, कम होता है, लिक्विड जिससे आप और हम पैदा होते हैं, वो शुक्राणु होता है, उसकी वजह होती है। वसा चिकनाई कोशिका ऐसी होती है, चिकनाई में ज़्यादा उधर पदार्थ भरा होता है, ऐसा होता है। और अस्थि को, ये तंत्रिका कोशिका का चित्र मिसप्रिंट हो गया है। न्यूरॉन कहते हैं इसे। न्यूरॉन मतलब मैसेज भेजने वाली सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका तो शत्रुमुर्ग का अंडा है। सवाल पूछा जाता है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शत्रुमुर्ग का अंडा। अंडा एक कोशिका, सारे अंडे कोशिका नहीं रखना। जीव कोशिका से थोड़ी अगर आप देखना चाहते हो तो अंडा जो आपके हाथ में होता है पूरी कोशिका है। अंदर सेंटर में केंद्रक होगा, बाहर उसका परत होगी, और अंदर अंग होंगे जो अगर आप माइक्रोस्कोप देखना चाहो तो देख सकते हो। और सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होती है। सवाल और बन गए, सबसे लंबी कोशिका का नाम लिखो तंत्रिका, सबसे बड़ी कोशिका का नाम लिखो शत्रुमुर्ग का अंडा। 14-15 सवाल हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं के आकृति आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना कार्य बदलती रहती हैं, जिनसे वो एक कोशिका अमीबा। अपना आकार कौन बदलती रहती है उसका एक उदाहरण दो, तो एक कोशिका अमीबा। कुछ कोशिका सेम रहती है, कोशिका के लिए विशिष्ट होती है, स्पेशल। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। स्पेशल मतलब उनका काम अलग होता है, विशिष्ट होता है। तंत्रिका कोशिका का काम है मैसेज को भेजना, मैसेज को रीड करना, कंट्रोल करना। दिमाग के मस्तिष्क से सब, मस्तिष्क का जो कंट्रोलिंग होती है, जो आपके जिस्म में कुछ भी कहीं भी वातावरण में सोच विचार हो रहा है, वो सारा का सारा तंत्रिका कोशिका द्वारा निर्धारित हो रहा है। कैसे होगा? 10th क्लास में चैप्टर है समय स्वतंत्रता, एडजस्टमेंट, कोऑर्डिनेशन, वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। अगर समझना हो तो वीडियो अभी देख सकते हैं। जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। सभी जीवों का गुण एक जीवित, सभी सजीव का गुण है। जीवित कोशिका मूलभूत कार्य कैसे करते हैं हम जानते हैं। बहुकोषी जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्य में। कौन सी कोशिकाओं में श्रम विभाजन पाया जाता है? एक कोशिका, बहुकोशिक। बहुकोषी जीवों में श्रम विभाजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य में हृदय हमारे भोजन पाचन करता है, पता ही है। इस प्रकार एक कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में इस प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, पार्ट होते हैं। कोशिका के अंदर अलग अलग कुछ पार्ट होते हैं जिनका कुछ काम होता है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका क्या है? प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करना, अपशिष्ट, नए पदार्थ बनाना जो ज़रूरत है, प्रोटीन का खास तौर पर। अपशिष्ट माने वेस्टेज, बेकार, गार्बेज, वेस्टेज। अपशिष्ट वज्जे, वज्जे भी नाम होता है हिंदी में, वज्जे भी आ सकता है।
पदार्थ का निष्कासन निकालना आदि। कोशिकांगों का कारण नहीं है, कोशिका जीवित रहती है, अपने सभी कार्य करती है। कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं, कोशिका कहते हैं। बड़ी रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार कोशिकांग होते हैं। सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकाएं होते हैं, कई स्वतंत्रता को कार्य के स्वाभाविक जीवों पाए जाते हैं। सिर्फ कोशिकांग की बात कर रहा है, कोशिका पदार्थ की नहीं। पादप कोशिका में एक पदार्थ पाया जाता है कोशिका झिल्ली के बाहर, सेलुलोज, जो मिर्च होता है। कोशिकांग नहीं है ये, बच्चे कन्फ्यूज हो गए था, कोशिका मानना है। सारा काय अलग पड़ेंगे, कुछ कंग हैं जो आपस में अलग अलग मिलेंगे, बात की बात है। कोशिका किससे बनी है, कोशिका कुछ कितने की होगी, या कोशिका को जीवन की संरचना कहा जाता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा सवाल, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। संरचना का मतलब होता है निर्माण होना, जिससे बनता है। क्रियात्मक काम करना, तो जीवन के सारे काम कौन कर रहा है, कोशिका ही करती है। हर कोशिका अपना अपना काम करती है, उस कोशिका के ग्रुप मिलकर काम दिखता है। आपका हाथ हिल रहा है तो ये सारी कोशिकाएं मिलकर न्यूरॉन मैसेज भेजकर अपने अपने काम को कर रहे हैं। सबसे छोटे रूप में काम जो कर रहा है वो कोशिका कर रही है। तो इसलिए क्रियात्मक इकाई, इकाई माने शुरुआत, फंडामेंटल, स्टार्टिंग किससे हो रही है, कोशिका से हो रही है। और जिसमें पूरा शरीर जो भी अंग है वो किससे बने हुए हैं, कोशिका से बने हुए हैं। तो संरचना भी इससे हो रही है और क्रिया भी इससे हो रही है, क्योंकि सारी निर्माण कोशिका से हो रहा है और सारा काम कार्य कोशिका ही कर रही है। शुरुआती तौर पर से छोटा कोई अंग नहीं है जो अकेला कर ले, कोशिका पूरा मिलकर एक काम करेगी। इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। सवाल ये बन गया, इसका नोट कर लें, निकाल लें। कोशिका किससे बनी होती है, विशेष घटक होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोशिका संगठित होती है, अध्ययन सूचना करें। फिर से क्वेश्चन 3 गुण दिखा देंगे, प्लाज्मा, झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। प्रत्येक कोशिका में 3 गुण ध्रुव दिखाई देंगे, 3 सीधे ध्रुव दिखाई देंगे। 3 आकृति नहीं कही है, गुण कहे हैं। क्या कहे, गुण, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली गुण की तरह काम करता है। कोशिका द्रव्य केंद्रक मिल जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली का गुण होता है। कोशिका निर्माण समस्त क्रियाकलाप, सारी एक्टिविटी, समस्त क्रियाकलाप एक्टिविटी, उसके बाह्य परिवहन से प्रतिक्रिया बाहर कैसे काम करेगा, इन्हीं गुणों का कारण संभव है। इन्हें देखें, प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। तो सवाल 17, 18, 20 बन गया, 20 सवाल हो चुके हैं अब तक। कि प्रत्येक कोशिका में कौन से 3 गुण दिखाई देते हैं। प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं हम। कोशिका की सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटक को बाहरी परिवहन से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली का सबसे बाहरी परत कौन सी है, प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका घटक को बाहरी परिवहन से अलग कौन करता है, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों का अंदर सब बाहर जाना चाहिए, अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली, इसका सिंपल नाम है SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अर्ध पारगम्य झिल्ली, झिल्ली माने परत हो गई हल्की सी, सेमी माने अर्ध आधी, परमेबल माने परमिशन देने वाली। तो सिंपल वर्ड बन रहा है, कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर, हर पदार्थ नहीं जाता अंदर या हर बाहर नहीं आता, कुछ पदार्थ आएगा अंदर, अब इनकी मर्जी से अन्य पदार्थों की गति को भी कंट्रोल करेंगे, बाहर नहीं निकल जाए या अंदर नहीं आ जाए। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णनात्मक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। सेलेक्शन करना, सेलेक्टिव को इंग्लिश भी कहते हैं, वर्णनात्मक, चयनात्मक भी कहते हैं, वर्णनात्मक भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ, चयन करना, वर्णनात्मक वर्ण करना कि कौन जाएगा कौन आएगा, चयनात्मक सिलेक्शन करना। इसको शॉर्टकट में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। कोशिका में पदार्थ की गति कैसे होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा जा सकते हैं। विसरण प्रक्रिया केमिस्ट्री पढ़ाया है मैंने, ये पढ़ा समझ लें। पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। अब फिर वर्ड आ गया, सांद्रता क्या होती है। सांद्रता मतलब होती है मात्रा, कोई पदार्थ किसी जगह ज़्यादा है और किसी जगह कम है। जैसे ले लो एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया आपका क्या कहते हैं, आपका किशमिश आप जानते होंगे, ब्राउन कलर की, अंगूरों को सुखाकर बनाई जाती है किशमिश को शक्कर के घोल में डाल दो तो किशमिश फूल जाती है, क्योंकि किशमिश के अंदर पदार्थ ज़्यादा होता है, पदार्थ चला जाता है, वहाँ से पानी इसमें आ जाता है, समान रूप से विस्तृत हो जाता है। जब तक उसमें आता रहेगा, उसके बाहर की, किशमिश के बाहर की जो परत होती है वो सिकुड़ कर पानी में डालकर फूल जाती है।
ऐसी सिकुड़ी हुई फूल जाती है, क्योंकि इसके अंदर पदार्थ ही पदार्थ होता है, पानी नहीं होता है, इसमें पदार्थ बाहर होता है। घोल में डाल दिया इसको एक पानी घोल में, तो पानी घोल में ये ऐसी हो गई, फूल गई। पानी का घोल इसके अंदर आ गया, सारा पदार्थ के बाहर की ओर चले गए, पर पदार्थ बाहर चले गए, वाटर अंदर आ गया, वाटर अंदर आ गया और पदार्थ बाहर की ओर निकल गया। तो इस तरह से पदार्थ की गति उच्च सांद्रता का, पदार्थ की जो गति हुई है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। इसको कहा जाता है विसरण। ठीक है, झिल्ली के आर पार कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में होता है खासतौर से विसरण। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में ज़्यादा होती है, अंदर कोशिका में क्या निर्माण होता है, वहाँ तो कोशिका निर्माण होकर कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होता है, वो ज़्यादा हो जाती है, तो कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर वातावरण में आ जाती है। बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्ति बाहर से ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। और कोशिका में कोशिकीय शोषण होता है, जो आप 10th क्लास में अच्छी तरह पढ़ोगे, और केमिस्ट्री में विसरण के बारे में पढ़ोगे, विसरण का चैप्टर दे सकते हो। कुछ इस प्रकार की कोशिका होती है, उदाहरण के जब पदार्थ जैसे CO2 जो एक कोशिका अपशिष्ट है, मैंने कहा था CO2 अभी बताया, कोशिका जब शोषण करती है, कोशिका जब सांस लेती है, तो कोशिका में से कुछ कचरा बचता है, बेकार चीज़ होती है, ऑक्सीजन लेती है कोशिका लेती है और CO2 निकाल लेती है, CO2 माइनस कर देती है, बाहर निकाल लेती है। तो ये अपशिष्ट हो गया, बेकार हो गया, वेस्टेज हो गया, कचरा हो गया, निष्कासन कर देगी, कोशिका में इकट्ठा हो जाता है, इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, वहाँ पर मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, सांद्रता इसकी बढ़ जाएगी। बेटा NCERT किताब लेकर बैठा करें, आप लोग बगैर NCERT किताब के बैठेंगे तो आप समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं अगर लकीरें काट लाऊँ तो वो कुछ दिखेगा नहीं, और वो लकीरें काट के आपको पेज पर दिखता रहेगा कि सर क्या बोल रहे हैं। सांद्रता बढ़ जाती है कोशिका में, बाहर से पारगमन से CO2 की सांद्रता कोशिका में से CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका CO2 बाहर निकल जाती है। तो समझ में आ रहा है आपके, क्योंकि कोशिका के अंदर लगातार ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन कोशिका के अंदर ख़त्म हो रही है, बंद हो रही है, और क्या का निर्माण हो रहा है, CO2 का निर्माण हो रहा है, किसके द्वारा, शोषण के द्वारा। ये शोषण आपने समझा होगा, शोषण मतलब होता है ऑक्सीजन लेना, शोषण का मतलब बहुत बड़ा है। 10th क्लास का चैप्टर देख सकते हैं जैव प्रक्रम वाला, अगर आप समझना चाहते हैं। जैव प्रक्रम जब पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि शोषण क्या होता है। तो वहाँ पर CO2 बनती है कोशिका में, और CO2 ज़्यादा हो जाती है, इसलिए CO2 बाहर क्यों निकल जाती है। इस प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन सामने पर होती है तो O2 बाहर से कोशिका में विसरण आने जाती है। कोशिका बाहर पर में गैसों का आदान प्रदान हुआ, विसरण में आता है। और गया जल भी विसरण के नियमों का अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्ण आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। ध्यान रखना, विसरण नहीं कह रहे, परासरण। विसरण को इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूज़न। क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़ होना। और परासरण को कहते हैं ऑस्मोसिस। परासरण का नाम है ऑस्मोसिस। क्या होता है ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, अभी पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यही लिक्विड में हो रहा है, लिक्विड में ऑस्मोसिस होगा और गैसों में विसरण होगा, डिफ्यूज़न होगा। गैसों में कौन सी प्रक्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, तो उसे कहेंगे विसरण या डिफ्यूज़न, इंग्लिश में डिफ्यूज़न, हिंदी में। और कहा जाएगा पानी का किस प्रकार से आदान प्रदान होता है, जल का, जल के पदार्थों का कैसे आदान प्रदान होता है किसी झिल्ली द्वारा, उसे कहते हैं क्या बोलते हैं बेटा, उसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, परासरण। क्या बोलते हैं, चलिए और देखते हैं आगे। जल भी विसरण के नियमों का अनुकूल व्यवहार करता है। जल की अणु गति जब विभेदक माने पार, इसके पार हो जाए, विभेद हो जाए। मैं थोड़ा सा एक पेज को बढ़ा ले रहा हूँ ताकि आपको बड़ा जूम दिखे। जब विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा, मैंने कहा था ना SPM, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, पार होने वाली, सेलेक्टिव जो सेलेक्टिव करे, परमिएबल परमिशन दे, पारगम्य झिल्ली मेम्ब्रेन, वर्ण का चयन करे, विभेदक, तो उसे परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण क्रिया में जल का नेट विसरण एक विभेदक पारगमन झिल्ली के द्वारा उच्च विलय सांद्रता की ओर होता है। उच्च विलय सांद्रता की ओर जल का ध्यान रखना, जल जो जाएगा वो सांद्रता की ओर भागेगा, ज़्यादा सांद्रता, ताकि उसके पदार्थ को पानी मिलाकर समान कर सके। जल का नेट विसरण, नेट मन होता है शुद्ध बहाव, विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। ये जो अभी मैंने बताया था एग्जाम्पल, गैस का एग्जाम्पल आपको नहीं दिया था, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था किशमिश का।
किशमिश से समझाना ज़्यादा आसान है। किशमिश की जो झिल्ली होती है, जब सुकड़ी होती है, सुकड़ी की झिल्ली होती है, तो इसके अंदर पानी आ जाता है। किसके द्वारा आता है? ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब द्वारा उच्च विलय सांद्रता की ओर होता है, क्योंकि यहाँ सांद्रता ज़्यादा है। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका शक्कर अथवा नमक के विलयन में क्या होगा, इन 3 घटनाओं में घटना होती है। शक्कर अथवा नमक, जंतु कोशिका पादप। यदि कोशिका तनु विलयन वाले, तनु में पानी ज़्यादा और पदार्थ कम, माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा में रखा गया तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाब कहते हैं। तनु पानी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा, पदार्थ कम है, तो अल्प परासरण होगा, दबाव कम डालेगा। तनु मतलब पानी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है तो पदार्थ क्या होगा? कम होगा, पदार्थ कम होगा तो दाब क्या लगेगा? कम लगेगा, अल्प परासरणी। और अवगुण के स्वतंत्र है कि कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार से परिणाम ये होगा, जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी। आवागमन होता है, पानी इधर से उधर, उधर से उधर होता रहता है, लेकिन पानी ज़्यादा जाएगा और निकलेगा कम, तो फूल जाएगी। यदि कोशिका ऐसे समान में संपरासरी हो जाएगा, बराबर होंगे तो, और अधिक होगा तो क्या होगा? अति परासरण हो जाएगा। और अति कब होगा? जब सांद्र होगा। क्या होगा? सांद्र। सांद्र मान होता है पदार्थ की मात्रा ज़्यादा और पानी की मात्रा कम। ठीक है, शक्कर ज़्यादा होगी या नमक ज़्यादा होगा, विलयन में समझ लिया आप। और क्या कम होगा? आपका कम क्या होगा बेटा? पानी कम होगा, तो वो क्या? सांद्र होगा। क्या होगा? सांद्र होगा। सांद्र माने पानी कम, और तनु माने पानी ज़्यादा। पानी ज़्यादा याद हो जाएगा। तो सवाल बन सकते हैं, तनु क्या होता है? तनु विलयन क्या होता है? जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है, पदार्थ की मात्रा कम होती है। 12, 15, 16, 17 सवाल होगा, शायद 20 सवाल हो गए होंगे। और फिर सांद्र के परिभाषा जानती है कि सांद्र विलयन के लिए कहते हैं जिसमें पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है और जल की मात्रा कम होती है। और इस तरह पूछा जाता है, अति परासरण दाब ज़्यादा होता है, जिसमें सांद्र विलयन मिलाया जाता है। पदार्थ सादर कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र होता है, बाहर वाला ज़्यादा सांद्र होगा। ध्यान रखना, बाहर वाले से कैलकुलेट करेंगे आप। बाहर का पदार्थ अंदर के पदार्थ से बाहर वाला सांद्र है, बाहर वाला सांद्र है तो अति परासरण दाब। पर 3 चीज़ें नोट कर लें, बाहर वाला सांद्र है तो अति परासरण दाब किससे सांद्र होगा? सीधी बात, अंदर वाले से होगा। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन सिर्फ कोशिका खड़ा ये हो गया। अब आते हैं बढ़ते हैं, अंडे को तनु हाइड्रोक्लोर में डालकर अपने कोश का हटाओ। अंडा मैंने कहा था एक कोशिका होती है, अंडे से पता अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक, तनु माने हल्का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पानी ज़्यादा है, डालकर उसके कवच को हटाओ। उसके कवच अधिक काल तक कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। हाँ, ये पूछा जाता है अंडे का कवच किसका बना होता है? अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 फार्मूला होता है। चूने का रूप है, ये चूने का एक रूप है, बना होता है। पतली त्वचा अंडे को घेरे रखते हैं। अंडे को शुद्ध जल में रखो, 5 मिनट बाद क्या होगा? आप ये देखते हैं अंडा फूल जाता है, क्योंकि परासरण द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है। इसी प्रकार कवच रहित अंडा नमक के सांद्र विलयन में रखो, 5 मिनट तक का अलोगा अंडा सुखड़ जाता है। क्यों? जल का अंडा से निकल नहीं रहेगा। चलिए, ये आपका एग्जाम्पल होगा, प्रैक्टिकल होगा, क्लियर आपके एग्जाम। सूखी किस्में था फुबानी को लेकर मैंने बताया था। फुबानी सूखी भी होती है, किस्में भी वही बात है, उसमें भी पदार्थ ज़्यादा होता है। शक्कर तो नमक के सांद्र विलयन को जल्दी देगा, जल कर फूल जाएगी, जब सांद्र गोल में आता है और जल फुबानी करवाएंगे ज़्यादा मात्रा वाले। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों द्वारा, एक कोशिकीय अमीबा पैराबिचम इस तरह के जलीय जीवों द्वारा अलवणीय, जिसमें लवण ना हो, समुद्र का जल ना हो, नदी का जल हो। नदी का जल अवलवणीय होता है, और लवण वाला जल किसका होता है? समुद्र का, जिसमें लवण होता है, सॉल्ट होते हैं। अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का उदाहरण है। पौधों के मूल द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है जल के अवशोषण के लिए? क्या कहेंगे? परासरण दाब। सवाल नंबर 21, 22 हो गए होंगे, कई सवाल हो गए होंगे। अंडे का सवाल हो गया। पौधों के मूल यानी जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा किया जाता है? आप याद करोगे, परासरण विधि द्वारा। परासरण विधि द्वारा। जीवन में विसरण जल तरह कैसे होता है? प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्षत्रिय विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण करने में सहायता करता है। कोशिका विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना में विसरण द्वारा होता है। हो गया। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, लचीली, फ्लेक्सिबल, लचीलापन अणुओं। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तरह प्रोटीन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? सवाल हो गया आपका 25वां सवाल मान सकता हूँ, बहुत सवाल करा दिए मैंने। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है और कैसी होती है? कैसी होती है? लचीली होती है। और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड एक तेल का ही रूप है। तेल घर में खाने वाले तेल यूज़ करते हो, उसको लिपिड की फॉर्म में आ जाता है। और चिकनाई जो घी है उसे वसा कहा जाता है शुद्ध हिंदी में।
प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। सवाल हो गया, जवाब हो गया। अब आप देखते हैं और जवाब। प्लाज्मा की झिल्ली के रेतना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो बहुत ज़्यादा होता है। कोशिका अंग, कोशिका को नहीं, कोशिका देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी काफ़ी है, बड़ा सूक्ष्मदर्शी जो छोटे ज़्यादा बारीक चीज़ नहीं देख सकता। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो इलेक्ट्रॉन तक देखेगा, छोटे सतह। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों को कोशिका के बाह्य परिवहन से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। तो पूछा जा सकता है कोशिका झिल्ली का लचीलापन क्यों होता है। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीव की बात कर रहा है, वह कोशिका को बाहर से पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। 26-27 का सवाल हो गया। एंडोसाइटिस प्रक्रिया किस प्राणी में पाई जाती है। अमीबा में पाई जाती है। एंडोसाइटिस प्रक्रिया क्या है। तो एंडोसाइटिस प्रक्रिया यही है, कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका के बाह्य परिवहन से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की क्रिया को एंडोसाइटिस क्रिया कहा जाता है। विद्यालय पुस्तकालय सेंटर से इलेक्ट्रॉन सूचना बता रहे इस बारे में जान। CO2 तरफ पानी के पदार्थ कोशिका कैसे अंदर जाते हैं बाहर जाते हैं, पीछे बता दिया। प्लाज्मा झिल्ली का वर्णनात्मक पार झिल्ली क्यों कहते हैं, पीछे बता दिया। ठीक है, आप जवाब देते हैं। अगला पार्ट आ गया कोशिका भित्ति। झिल्ली नहीं, भित्ति। भित्ति सिर्फ पेड़ पौधों में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर अतिरिक्त उसके अलावा प्लाज्मा झिल्ली तो होती है। पादप कोशिका का निर्माण तो लगभग इस तरह से होता है। इसकी झिल्ली होती है, इसके बाहर एक मोटी सी परत पाई जाती है सेलुलोज के पदार्थ की। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो फीका कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। कि सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट के रूप में मीठे शर्करा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, ठीक है, ये सारे ही आपके लैक्टोज दूध वाला होता है, सुक्रोज शुगर वाला होता है, फ्रक्टोज फ्रूट वाला होता है, माल्टोज अनाज वाला होता है, अनाज में भी मीठापन होता है। लेकिन पादप कोशिका जो रेशे होते हैं, जो फाइबर होते हैं, जो भी झिल्ली के फाइबर रेशे होते हैं, वो सेलुलोज के बने होते हैं और ये फीकी कोशिका कहलाती है और ये काफ़ी जटिल होती है। इसको तोड़ने के लिए एंजाइम मनुष्य में नहीं पाए जाते हैं। ये एंजाइम शाकाहारी जंतुओं पाए जाते हैं। इसे शाकाहारी जंतुओं के पेट की आंतें बड़ी होती हैं। चलिए, ये मैंने बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया, 10th क्लास का पॉइंट है। पादप कोशिका मुख्यतः भित्ति एक मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। पूछा जाएगा पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, किस पदार्थ से, सेलुलोज से बनी होती है, पूछा जाता है। 30 सवाल के आसपास हो जाएंगे। पादप कोशिका में कौन सा अंग पाया जाता है जो जंतु कोशिका में नहीं होता है। पादप कोशिका प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेलुलोज कैसा पदार्थ है, जटिल पदार्थ है, क्या है, अत्यंत कार्बोहाइड्रेट है। पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 30-31 सवाल मैंने कहा यहाँ तक हो चुके हैं। पौधों को संरचना दृढ़ता माने मजबूती, संरचना माने निर्माण कौन प्रदान करता है, कोशिका भित्ति। क्या जवाब होगा, कोशिका भित्ति। ये जवाब हो गया बेटा, याद कर लिया आपने। जब किसी पादप कोशिका परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित सिकुड़ जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, लघु में आएगा। अभी मैं टेस्ट में नहीं दूंगा थी लघु में, लेकिन पूछ सकता हूँ जीवद्रव्य कुंचन किसे कहते हैं। जब पानी की कमी हो जाए, पादप कोशिका परासरण द्वारा पानी की हानि हो जाए। परासरण क्या होता है भाई, मैंने कहा पदार्थ का उच्च सांद्रता था कम सांद्रता की ओर जाना। इस पर घटना निकल देते हैं, क्रियाकलाप करते हैं ना। रियो एक प्लांट होगा, तो आपको मिलेगा नहीं। सिर्फ शक्ति वाले सूचना देखें, छोटे छोटे आर्टिकल आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके प्रैक्टिकल मिलना मुश्किल है। चलिए फिलहाल इस क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकलता है कि सदन केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है। मृत कोशिकाओं तो होगी नहीं, मृत कोशिका मतलब नहीं, फिर जीवन नहीं। कोशिका भित्ति पौधों, कवक, तल बैक्टीरिया की कोशिकाओं से कम तनु विलयन फिर बिना फटे बनाए रखती है। इम्पॉर्टेंट है। कोशिका भित्ति जो है पौधों, कवक, तल बैक्टीरिया की कोशिकाओं को पौधों पाई जाती है, कुछ कवक में, कुछ बैक्टीरिया में। कवक में काइटिन की होती है, कवक में बनी होती है काइटिन की, और इसमें कुछ अलग पदार्थ की बनी होती है बैक्टीरिया में। पौधों में बनी होती है सेलुलोज की, जो काइटिन में होती है बैक्टीरिया में अलग पदार्थ की। कोशिकाओं की विशेषता कम तनु विलयन। ये क्या करता है, कम तनु विलयन हो, मान लो सांद्र विलयन हो, थोड़ा सा अल्परासरणदारी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है। पता है, कोशिका फूल जाती है, कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालता है, जब फूलेगी पानी आएगा दबाव डालेगी। कोशिका भित्ति फूली, कोशिका भित्ति समान रूप से दबाव डालती है, कोशिका भित्ति में दबाव डालेगा तो फट सकती है। तो उसको रोकने का काम कौन करेगा, कोशिका भित्ति कौन करेगा। और कोशिका भित्ति इसलिए काय पाई जाती है, पौधों में, कवक में और बैक्टीरिया में। कुछ अलग अलग प्राणी में अलग अलग उसमें
अलग अलग रूपों की बनी होती है, किसी में सेलुलोज की बनी होती है, किसी में प्रोटीन में, किसी की टाइटरी, किसी में अलग प्रकार से। पित्तीकरण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम पर जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती हैं। चलिए केंद्रक दूसरा पार्ट है। क्या आपको याद होगा हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी, यदि झिल्ली पर आयोडीन की बूंदें डाली थी। आयोडीन की बूंद डालने से क्या होता है, हम बिना आयोडीन की स्लाइड देखें तो हम क्या देखेंगे, आयोडीन एक ऐसा पदार्थ है जो सारे रंगों को अलग अलग करता है, कोशिका अंग को अलग अलग रूप में कलर कर देता है, इसलिए आयोडीन या सेफ्रामाइन याद होगा। प्रयत्न करो देखो त्यान्तर जब हमने आयोडीन को घोल डाला था क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई? नहीं, कोशिका विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं। कुछ चित्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं, कुछ कम, तो इसलिए उनको रंगने के लिए अलग अलग प्रकार के पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। कोशिका को रंगने के लिए अब सवाल आ सकता है, एक बन गया सवाल, 40 सवाल के आसपास हो गए हैं। कोशिका रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त कौन कौन से पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हैं या किन किन पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं? आयोडीन का, सेफ्रानिन का और मैथिलिन ब्लू विलयन का। पेंसिल लेकर बैठा करें बेटा, मार्क कर लिया करें, इसे सवाल बना लिया करें, मेरे आवाज़ सुन के सवाल बना लेंगे ऊपर ही हिंदी में। कोशिका रंगने के लिए हम किन पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं? हमने प्रयास कोशिका देखा है और अब हम शरीर से लेकर कोशिकाओं को देखें। कांच की स्लाइड लो, उस पर एक बूंद पानी को आइसक्रीम खाने वाले चम्मच से अपने गाल के अंदर खाल को धीरे से खुद पर क्या चम्मच वस्तु चिपक गई है, सुई के साथ ऐसे स्लाइड पर समान रूप से फैलाकर रंगने के लिए बूंद मैथिलिन ब्लू की। इन्हीं खाल को, स्किन को, भागों पर रंगने के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? मैथिलिन ब्लू डालें। सूचना इस्तेमाल और तरह स्लाइड तरह इसका हम क्या देखते हैं, कोशिका की आकृति कैसी है। इसका आकृति कागज पर बनाएं कि आप कोशिका मध्य में गहरे रंग वाली गोलाकार अथवा अंडाकार डॉट की तरह संरचना देख रहे हैं, संरचना केंद्र कहते हैं। इस प्रकार संरचना प्याज दिल्ली में भी थी। चलिए संरचना है, केंद्र के चारों ओर दोहरी परत का हिस्सा होता है। केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। केंद्र के चारों ओर दोहरे परत का डबल लेयर का एक परत और एक और परत का एक स्तर होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, केंद्रक झिल्ली में बाहर वाली। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। क्या लिखें? केंद्रक झिल्ली के छोटे छोटे छिद्रों का क्या कार्य है? केंद्रक झिल्ली के 40 प्लस सवाल चल रहे हैं, 41-42 नंबर डाल लो। केंद्रक झिल्ली के छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक झिल्ली के छिद्रों का क्या कार्य है? तो लिखो केंद्रक झिल्ली के छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। सवाल पूछ सकता है केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम गुणसूत्र हिंदी में कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्षणाकार, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक कैसे दिखाई पड़ते हैं? क्षणाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है, अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। संतति माने ऑफस्प्रिंग कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में संतति कहते हैं। इसका मतलब होता है एक तरह से बच्चे, उसी जैसे प्राणी, कोशिका जैसे कोशिका, पेड़ के पेड़ पौधे, इंसानों के इंसान, बिल्ली के बच्चे, जंतु के जंतु। तो ये क्या होगा? संतति, जो उनसे निर्माण हो रहा है। हर कोशिका से जो अगली कोशिका का निर्माण हो रहा है उस कोशिका में डीएनए जाएगा। डीएनए क्या है? केमिकल फार्मूला है, इसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसके बारे में अध्ययन बाद में करेंगे चैप्टर के बारे में, अभी थोड़ा सा रट्टा मार लो। अणु के रूप में अगली संतति में, अगली पीढ़ी में, अगले प्राणी में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तरह प्रोटीन के बने होते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्रोमोसोम काय के बने होते हैं? पहले 43 सवाल चल रहा होगा शायद। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका निर्माण और संगठन सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। सारी सूचनाएं, कोशिका कैसे निर्माण होगा, कैसे संगठन होगा, क्या जुड़ेगा, क्या गुण हैं, आपकी सारी कोशिका, सारा अंग, सारा काम करने का तरीका आपके किसी न किसी गुणों से मिलता है, और वो चाहकर भी आप नहीं बदल पाते हो। क्यों? क्योंकि उन कोशिकाओं में डीएनए प्रोटीन जो जुड़ाव आया है वो आपके माँ या बाप के किसी अंग से आया है, और उस अंग के अंदर, उस कोशिका के अंदर वो कोडिंग थी, उस कोडिंग के द्वारा ही आपके जिस्म कार्य कर रहे हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डीएनए के क्रियात्मक खंड जो कार्य कर रहा है, डीएनए का एक खंड, जैसे हमारे जिस्म का सबसे छोटा खंड क्या है? कोशिका है जो कार्य कर रहा है। इस तरह डीएनए बहुत बड़ा रूप है। डीएनए कोई छोटा सा नहीं होता, पूरा बड़ा फार्मूले को डीएनए कहते हैं। इसके सबसे छोटा खंड जो एक एक करके कोडिंग होती है, बिल्कुल सेम टू सेम कोडिंग सेम चलती जाती है, उससे क्रियात्मक खंड, काम करने वाले खंड को, टुकड़े को जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही थी उसमें डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पड़ा होता है। जब टूटेगा तो अलग हो जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा, और जब तक नहीं टूटेगा डीएनए पदार्थ के, उसमें ये डीएनए पदार्थ क्रोमेटिन के धागे के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमेटिन
पदार्थ, क्रोमेटिन पदार्थ धागे के रूप में, जाल के पिंड के रूप में पड़ा रहता है क्रोमोसोम में। जब कोशिका विभाजित होती है, कोशिका टूट के नई कोशिका का निर्माण कर रही है। कोशिका जब बढ़ती जाती है, भोजन मिलता जाता है, तो कोशिका निर्माण होता है, बढ़ती जाती है, वो कोशिका विभाजित होती है, टूटती है। इसी चैप्टर के आखिरी में पढ़ेंगे कैसे कोशिका टूटती है। तब ये क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है, क्रोमोसोम बनेगा। ध्यान रखना, जब तक वो नहीं जब टूटेगा तो क्रोमोसोम होगा, और जब तक नहीं टूटेगा तो क्रोमेटिन होगा। क्रोमेटिन व क्रोमोसोम में क्या अंतर है? क्रोमेटिन पदार्थ बगैर कोशिका विभाजन के सामान्य अवस्था में पड़े रहते हैं केंद्रक में। जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब ये पदार्थ क्रोमोसोम में संगठित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जाल के पिंड की तरह होते हैं, वो उसमें एक्स की तरह दिखाई देते हैं मनुष्य के। कुछ जीवों कोशिका जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रक्रिया में अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका बनाती है, कोशिका के विकास का परिपक्व को निर्धारित करती है। जब कोशिका डेवलप हो जाती है, अपनी कोशिका अपनी जैसी कोशिकाएँ बनाती है, तो कोशिका विभाजित पर दो नई कोशिका बनाएगी। जैसे इंसान जब मैच्योर हो जाता है तो अपने जैसे बच्चे पैदा करता है, पेड़ पौधा जब बड़ा हो जाता है तो बीज बनाता है। तो इसी तरह जब कोशिका परिपक्व, मैच्योर्ड, परिपक्व को इंग्लिश में कहते हैं मैच्योर्ड, पता ही होगा, सुना होगा आपने, मैच्योर्ड हो जाती है तो अपने आप को तोड़ देती है दो या दो से अधिक कोशिकाओं में, दो कोशिकाओं में तोड़ती है ज़्यादातर संख्या में, निर्धारित करती है। साथ ही सजीव कोशिकाओं की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करती है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे स्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। इस क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं, केंद्रक की बॉडी कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक, प्रो आदि माने शुरुआत, या आदि माने आदि एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ आदि माने शुरुआत है, पूर्व या पहले के। कैरियोन या केंद्रक जिसका शुरुआती केंद्रक हो, जिसका पहले वाला केंद्रक हो। जिन जीवों कोशिका के अंदर झिल्ली होती है उन्हें यूकेरियोटिक कोशिका। तो एक सवाल पूछा जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर लिखो। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बैक्टीरिया पाई जाती हैं, उदाहरण हो गया। यूकेरियोटिक कोशिकाएं बहुकोषीय प्राणी पाई जाती हैं, जैसे आप में, मुझ में, पेड़ पौधों में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, इसमें अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। इन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं, शुरुआती केंद्रक वाले पदार्थ कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते, कुछ और भी पार्ट नहीं होते हैं जो कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य का संगठित भागों द्वारा कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्ली द्वारा पुटिका थैली की तरह की संरचना के साथ होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकाश संश्लेषी, कुछ बैक्टीरिया प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया नील हरे शैवाल की तरह काम करते हैं। उनमें क्लोरोफिल हरा रंग झिल्लीदार पुटिका, झिल्लीदार पैकिंग की तरह होता है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाएं पेड़ पौधों में, यूकेरियोटिक मतलब पेड़ पौधों की बात कर रहा है, हरे पेड़ पौधों की, उनमें क्लोरोफिल रंग हरा रंग प्लास्टिड में होता है। प्लास्टिड सिक्के ढेर की संरचना होती है, अलग तरह से संरचना होती है। पुटिका पैकिंग्स होती हैं और प्लास्टिक अलग तरह के होते हैं, अभी पढ़ेंगे। कोशिका द्रव्य बाद में पढ़ेंगे। अब तक आपके 50+ सवाल हो गए हैं, ठीक है। अब मैं इसको 50+ सवाल अन्य चित्र से चैप्टर से पढ़ाऊँगा।